हेलो क्लास। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। जैसे कि आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, ये क्लास 10th चैप्टर 1 का टॉपिक है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है। सबसे पहले हम जो स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक, ये टॉपिक अगर आप देखो इस पूरे चैप्टर को बहुत आसानी से देखना, आराम से देखना। थोड़ा सा टफ चैप्टर है लेकिन हम बहुत ईजिली इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर में देखते हैं, ये हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है अब, द राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप, क्लास 10 चैप्टर 1। सबसे पहले अगर हमें यहाँ देखना है तो देखना है द डेफिनेशन ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म क्या होता है? नेशनलिज्म ए फीलिंग ऑफ लव और प्राइड फॉर योर ओन नेशन स्टेट। भैया नेशनलिज्म मतलब क्या होता है कि हमें अपने देश से प्यार है, लगाव है, दैट इज़ हमारे अंदर भी नेशनलिज्म की फीलिंग है, दैट इज़ नेशनलिज्म। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो एक अगला टॉपिक आता है नेशन स्टेट। नेशन स्टेट क्या होता है? नेशन स्टेट वो होता है जहाँ पे कॉमन कुछ हो, कॉमन, जैसे कि कॉमन हिस्ट्री हो, कॉमन कल्चर हो, कॉमन लैंग्वेज हो और कॉमन ट्रेडिशन हो। अगर ये सारी चीज़ें कॉमन हैं तो हम एक नेशन स्टेट का फॉर्मेशन कर सकते हैं, तब हमारे अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आएगी। यहाँ तक क्लियर हुआ ये? अब सबसे पहले ये जो चैप्टर स्टार्ट होता है ये होता है हमारा फ्रेडरिक शोरियू की पेंटिंग से। ये चैप्टर जो स्टार्ट होता है ये होता है फ्रेडरिक शोरियू की पेंटिंग से। देखो ये पेंटिंग कुछ यही है। अगर आप इस पेंटिंग को देखोगे ना, अगर आप इसको ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तो इस पेंटिंग में क्या है कि एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है दिस इज स्टैचू ऑफ लिबर्टी। मैं इस पेंटिंग को भी डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, नोट्स में भी लिख रखा है, लेकिन अभी बात समझ लो। तो इसमें क्या दिखा रहे हैं कि देखो ये जो ऊपर है ना, ये भगवान है, ये जो नीचे है ये सिंबल ऑफ मोनार्क है। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि बहुत सारे मैन एंड वुमेन, मैन एंड वुमेन सभी कंट्रीज़ के इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी की वंदना करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ये जो पेंटिंग है ये बता रही है कि ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? जिसने स्टैचू ऑफ लिबर्टी को पार कर लिया वो क्या हो गया है? इंडिपेंडेंट हो गया है। और जो पार नहीं कर पाया है वो अभी भी मोनार्की की हुकूमत में है, बस। और ज़मीन पे आपको ये जो दिखाई दे रहे होंगे ना, यहाँ पे ये सिंबल ऑफ मोनार्क है। ऊपर की तरफ क्या दिख रहा है? ऊपर की तरफ भगवान जी दिख रहे हैं जो भैया आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप लोग जल्दी 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 इंडिपेंडेंट हो जाओ। ये बेसिकली क्या, एक पेंटिंग है, मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तो ये पेंटिंग यहाँ समझ में आई। अब इस पेंटिंग में क्या है कि सबसे आगे जो चल रहा है वो यूएस और स्विट्ज़रलैंड है। क्योंकि अगर आप लोगों को पता हो तो यूएस हमारा इंडिपेंडेंट हो चुका है, और यूएस इंडिपेंडेंट हो चुका है, इस वजह से यूएस और स्विट्ज़रलैंड आगे निकल गए। मतलब इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी को उन्होंने पार कर लिया है। और उसके पीछे कौन है? उसके पीछे आपको फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, इंग्लैंड है, ये सारी कंट्रीज इसके पीछे चल रही हैं। ये पेंटिंग समझ में आ रही है? अब देखो, फिर से चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये जो मैंने बताया था ये कौन थे, ये पेंटिंग किसने बनाई थी? सबसे पहले फ्रेडरिक शोरियू ने पेंटिंग बनाई थी। फ्रेडरिक शोरियू एक फ्रेंच आर्टिस्ट हैं जिन्होंने ये पेंटिंग 1848 में बनाई थी। इस पेंटिंग का नाम है द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। नाम से ही ऐसा लग रहा है कि भैया डेमोक्रेसी है, ये एक सपना देख रहे हैं। उस सपने में इन्होंने पेंटिंग देखी जो मैंने भी आपको दिखाई। इस पेंटिंग में डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक की बात चल रही है, मतलब कि डेमोक्रेसी भी आ जाएगी, सोशलिज्म भी हो जाएगा, हम रिपब्लिक भी हो जाएंगे, ऐसा ये सपना देख रहे हैं। और इन्होंने ये भी देखा है कि भैया ऐसा है ना, जो फ्रांस है वो जस्ट पीछे है, मतलब अब अगला नंबर फ्रांस का है। ठीक है, और ये बेसिकली एक इमेजिनरी पेंटिंग है। तो फ्रेडरिक शोरियू की जो पेंटिंग है जिससे हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, आई होप ये समझ में आई होगी। अब इसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं। देखो, द पीपुल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, मैन एंड वुमेन ऑफ ऑल क्लास, मार्चिंग इन ए लॉन्ग ट्रेन एंड पे होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। मैंने पहले ही बोला है भैया, यूरोप और अमेरिका के लोग इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी की वंदना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस कर रहे हैं। उस स्टैचू ऑफ लिबर्टी के हाथ में एक टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है एक हाथ में,
और एक हाथ में है चार्टर ऑफ मैन। चार्टर मतलब बेसिकली एक लीगल राइट्स की, इंसानों के लिए, आदमियों के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ठीक, अब देखो अगर आपको फिर से स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखना है, देखो उस स्टैचू ऑफ लिबर्टी के हाथ में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है, एक हाथ में चार्टर है। ठीक है, और ये जो चार्टर है ये बता रहा है, ये चार्टर ये बता रहा है कि भाई वहाँ पे लीगल राइट्स क्या क्या होने चाहिए। ठीक है, अब हमने फिर ज़मीन पे देखा था ना, याद है ना, कि फोरग्राउंड पे क्या है, मोनार्की के सिंबल्स पड़े हैं, रिमेन्स ऑफ द मोनार्क, मोनार्की का क्राउन, किंग का क्राउन, उसके सारे रिमेन्स यहाँ पड़े हैं। यूएसए एंड स्विट्जरलैंड लीड दी प्रोसेशन, यूएस और स्विट्जरलैंड सबसे आगे चल रहे हैं क्योंकि वो नेशन स्टेट हैं एट दैट टाइम, क्योंकि वो नेशन स्टेट बन चुके हैं। मैं नेशन स्टेट की डेफिनेशन आपको लिखवा चुका हूँ और बता भी चुका हूँ सबसे पहले। फिर मैंने बताया था कि फ्रांस स्टैचू ऑफ लिबर्टी तक पहुँच चुका है, फ्रांस हैज़ जस्ट रीच दी स्टैचू ऑफ लिबर्टी। और उसके पीछे कौन है, जर्मनी, इंग्लैंड है, इटली है, ये सारे कंट्रीज़ उसके पीछे चल रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, और ऊपर से भगवान, क्राइस्ट, सेंट एंड एंजल ऊपर से आशीर्वाद दे रहे हैं, देख रहे हैं। जस्ट एक इमेजिनरी पेंटिंग है, एक यूटोपियन विजन है, एक राम राज्य की कल्पना है, किसकी, फ्रेडरिक शोरियो की, जो कि क्या है, एक हमारे फ्रेंच आर्टिस्ट हैं। वो क्या है आपके, एक फ्रेंच आर्टिस्ट हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ यहाँ तक। अब इसमें हमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, सबसे पहले हमें याद रखना है कि फ्रेडरिक शोरियो की पूरी डिटेल याद रखनी है कि फ्रेडरिक शोरियो कौन थे। वो एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, 1848 में आए थे। 1848 में उन्होंने पेंटिंग बनाई थी। पेंटिंग का नाम क्या था, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। यहाँ तक हमें फ्रेडरिक शोरियो की पेंटिंग के बारे में कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। अब आगे की तरफ चलते हैं। ठीक, अब भैया ये जो टॉपिक है ना, ये अब सेकंड टॉपिक आ रहा है चैप्टर का, फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। नाम से क्या लग रहा है, नाम से क्या समझ में आ रहा है कि फिर से फ्रेंच रिवॉल्यूशन होगा क्या? मतलब जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो चुका उससे नेशन का आइडिया कैसे इमर्ज हुआ, कैसे नेशन का आइडिया आया कि भाई जैसे फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ, वहाँ सबसे पहले आपका एस्टेट जनरल था, फिर नेशनल असेंबली बनी, फिर कन्वेंशन बना, फिर डायरेक्टरी रूल आया, फिर नेपोलियन आया। तो ऐसे करते करते और क्या क्या चीज़ें हुई थी वो इसमें हम देखेंगे कि फ्रांस ने अपने क्या क्या चीज़ें डेवलप करी थी नेशन का आइडिया बनाने में। वही सारी चीज़ें पूरा का पूरा यूरोप कॉपी करेगा, क्योंकि एक कहावत है यूरोप में, व्हेन फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। पूरे के पूरे यूरोप को ठंड लगने लगती है जब फ्रांस छींकता है। तो इसको भी डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों बोला जाता है। अब देखो, सबसे पहले इनका जो कंसेप्ट है वो ये है, ये कंसेप्ट लेके आए थे आपका द आइडिया ऑफ ला पैट्री एंड ली सिटोयन। नाम ही अजीब सा लग रहा है, कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा इंडिया में। ला पैट्री एंड ली सिटोयन का मतलब यहाँ पे ये है कि ला पैट्री बोला गया है फादरलैंड को। जैसे हम इंडिया को अपनी भारत माता मानते हैं ना, वो फ्रांस को फादरलैंड बोलते हैं। जैसे एक फादर घर में परवरिश, बाहर जाके नौकरी करता है और घर की परवरिश करता है, इसी तरीके से फ्रांस है, वो भी अपने बच्चों की देखभाल करता है। तो फ्रांस को यहाँ फादरलैंड बोला गया, बाकी सारे उसे क्या है, सिटीजन है। और सबको क्या होगा, इक्वल राइट्स अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो भैया, सेकंड पॉइंट मैंने पहले ही बोला था कि भाई नेशन बन रहा है, नेशन बन रहा है। तो नेशन बन रहा है तो क्या है, फ्रेंच फ्लैग, एक नया फ्रेंच फ्लैग डेवलप किया गया है जो कि ट्राई कलर है, जो कि क्या है, 3 कलर का है, और वो पुराने इस फ्लैग को ख़त्म कर देगा। तो नया फ्लैग आया भैया, नया फ्लैग आया है जिसमें 3 तरह के रंग है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको। अब आगे बढ़ते हैं। न्यू हाइम्स वर कंपोज्ड, अगर याद हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ, फ्रांस का नेशनल एंथम। न्यू हाइम्स वर कंपोज्ड, ला मर्साइलिस, ओथ्स टेकन एंड मार्टर्स कमेमोरेटेड। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि वहाँ पे अब नए नए देशभक्ति के गाने गाए गए, ओथ्स ली गई, और जितने बेचारे लोग शहीद हो गए थे उनके नाम को भी हमने याद किया। मार्टर्स कमेमोरेटेड मतलब एक तरीके से श्रद्धांजलि दी गई। फिर ये सबसे बड़ा मुद्दा है, बोली, क्या बोलोगे आप? ठीक है, रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड।
भैया कोई भी लोकल बात, लोकल लैंग्वेज नहीं होगी, जो भी लैंग्वेज होगी वो क्या होगी, फ्रेंच होगी। ये हमें याद रखना है, जो भी लोकल लैंग्वेज होगी वो क्या होगी, फ्रेंच होगी। तो फ्रेंच कॉमन लैंग्वेज बन गई नेशन की, फ्रेंच बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन, और इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर अबॉलिश एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर वॉज अडॉप्टेड। जितने भी अंदर कस्टम ड्यूटीज़ थी, ड्यूज़ थे, वो सब खत्म कर दिए गए, एक यूनिफॉर्म सिस्टम लेके आए वेट्स एंड मेजर्स का। ये जो पॉइंट है ना, ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, यहाँ तक क्लियर हो गया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, इससे क्वेश्चन आता है, बोर्ड में आता है, और इवन देन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आते हैं, एनटीएससी में क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे। तो एनटीएससी के लिए कृपया इस वीडियो को ध्यान से देखते रहें, और ये वीडियो आगे बढ़ रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, नया टॉपिक, सिविल कोड ऑफ 1804, ऑल्सो कॉल्ड एज द नेपोलियनिक कोड, सिविल कोड ऑफ 1804। भैया क्या बोल रहा है ये, देखो इसको तुम ऐसे याद रखना, नेपोलियनिक कोड, हमें कैसे याद रखना, नेपोलियन फ्रांस का एम्परर कब बना था, ये सबको याद होना चाहिए 1804 में। अगर 9th में फ्रेंच रिवॉल्यूशन सबने अच्छे से पढ़ी है तो सबको याद होना चाहिए कि भैया नेपोलियन कब राजा बना था, 1804 में। तो हमें ये याद रखना है कि कभी कभी क्वेश्चन कैसे आएगा कि नेपोलियनिक कोड को और हम क्या बोलते हैं एनटीएससी में, सिविल कोड ऑफ 1408, सिविल कोड ऑफ 1084, सिविल कोड ऑफ ये, सिविल कोड ऑफ वो। हमें ये टर्म याद रखनी भैया, हमें ये याद रखना है, हमें ये 1804 याद रखना है। ये 1804 नेपोलियनिक कोड को बोला जाता है। ठीक, क्लियर है। अब देखो चलते हैं। नेपोलियन ने आने के बाद डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय किया बट मेड एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड मोर रेशनल एंड एफिशिएंट। ये लाइन बहुत अजीब सी है कि डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई यार, फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा रहा है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि जहाँ डेमोक्रेसी हो वहाँ चीज़ें अच्छी ही रहें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या होता है, डिसेंट्रलाइज चैनल बहुत सारे होते हैं, मतलब एक बंदा डिसीजन नहीं लेगा, कम से कम 50 बंदे डिसीजन लेंगे एक बात पे। और सेंट्रलाइजेशन सिस्टम क्या होता है, एक ही बंदा डिसीजन ले, नेपोलियन ने डिसीजन लिया, उसमें कुछ भी चीज़ लैग नहीं होगी। जब कोई भी चीज़ लैग नहीं होगी तो हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यही वाली बात थी कि नेपोलियन जब आया तो उसने डेमोक्रेसी को तो डिस्ट्रॉय कर दिया, बट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बहुत अच्छा हो गया। क्यों? क्योंकि जब एक ही बंदा डिसीजन लेगा तो चीज़ें हमेशा अच्छी बनेंगी, ये याद रखना है। देखो भैया पहला पॉइंट, जैसे सभी लोग चिढ़ते हैं, ये भी चिढ़ता था, ही रिमूव्ड ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन द बर्थ। फ्रांस के अंदर जितने भी प्रिविलेजेस थे बर्थ बेसिस पे, जो भी प्रिविलेजेस बर्थ बेसिस पे मिलते थे उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया कि हमेशा जो भी प्रिविलेजेस होंगे वो मेरिट बेसिस पे मिलने चाहिए, बर्थ बेसिस पे नहीं। बर्थ का क्या बेसिस है, बर्थ बेसिस का यह मतलब है जैसे राजा का बेटा फिर वो राजा बनेगा, या राजशाही खानदान जो होते थे, राजा के रिश्तेदार, या फिर हम कह सकते हैं जो राजा के मंत्री होते थे वो भी उनका बेटा ही मंत्री बनेगा। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बर्थ बेसिस नहीं, आप योग्य हो आप आओ। सेकेंड पॉइंट इसने बोला इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये तो सभी को पता है। और भैया ये वाली बात सबको याद रखना है कि इंडिया में कौन सा आर्टिकल अंडर कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इंडिया में कौन सा आर्टिकल डील करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, याद रखना है इस चीज़ को। थर्ड पॉइंट, ही अबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम एंड फ्री द पीजेंट्स फ्रॉम सर्वडम एंड मैनोरियल ड्यूज। देखो भैया फ्यूडल मतलब होता है जमींदारी सिस्टम, तो जमींदार होते थे ना पहले, वो वाला सिस्टम। तो ये जमींदारी सिस्टम नहीं होगा बिल्कुल भी, दैट इज़ फ्यूडल सिस्टम, वो ख़त्म कर दिया। और पीजेंट्स जो बेचारे लैंडलेस लेबर्स होते हैं उनको सर्वडम होता था बॉन्डेड लेबर, तो सर्वडम से भी ख़त्म किया गया। एंड मैनोरियल ड्यूज़ क्या होते थे, बहुत बड़े किसान छोटे छोटे किसानों से पैसा लेते थे, तो उसको भी ख़त्म किया गया। अब यहाँ मज़े की बात आप देख रहे हो कि नेपोलियन ने बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे आके जो बेचारे किसान थे उनके लिए भी उसने बहुत अच्छा काम किया। एंड फ्री द पीजेंट्स फ्रॉम सर्वडम एंड द मैनोरियल ड्यूज, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड।
गिल्ड्स बेसिकली क्या होते थे वहाँ पे, मोनोपोली होती थी। मोनोपोली बेसिकली क्या कि कुछ सिंगल सेलर मार्केट की, भैया इस चीज़ में हम ही डील करेंगे। तो इसने ये चीज़ ख़त्म करी कि भैया गिल्ड्स विल्ड्स का क्या चक्कर है, गिल्ड्स नहीं होना चाहिए, ठीक। और इसने क्या इंप्रूव किया, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सारे सिस्टम्स इसने इंप्रूव करे। तो नेपोलियनिक कोड याद रखना है, दैट इज सिविल कोड ऑफ 1804, जब नेपोलियन फ्रांस का एम्परर बना था। और अब देखो धीरे धीरे क्या हुआ कि नेपोलियन का एक ही मानना था कि मैं धीरे धीरे कॉन्कर करूंगा जगह जगह पे। तो बोले अच्छी बात है, करो। वहाँ के जो आसपास के लोग थे, चाहे फ्रांस के, अगर हम नेबरिंग स्टेट्स देखेंगे, जहाँ जहाँ ये गया वहाँ के लोगों को बहुत अच्छा लगा। बोले यार नेपोलियन राजा बढ़िया है, भले ही वो तानाशाह हो जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन वो राजा बढ़िया है, उसने बहुत अच्छी चीज़ें करी हैं, तो क्यों ना हम उसे अपने यहाँ बुलाएं, हमारा जो राजा है वो बहुत बेकार है। तो लोगों को नेपोलियन का रूल बहुत अच्छा लगने लगा। उन्होंने कहा नेपोलियन बढ़िया है यार, वो आएगा हमारी टेरिटरी, हमारे राजा को हरा देगा और खुद लीडर बन जाएगा, तो हमारे लिए भी फ़ायदा होगा। ऐसा वहाँ के लोग सोच रहे थे, फ्रांस के आसपास के लोग। लेकिन उसके मन में क्या था, वो तो सिर्फ फ्रांस की ही पूजा करता था ना, उसे सिर्फ फ्रांस ही पसंद था, बाकी तो एक तरीके से उसके लिए गुलाम ही थे। ऐसा लोग नहीं जानते थे। तो भैया ये जो खुशी थी ना वो गम में बदल गई। देखो यहाँ लिखा भी है, अगर आप बिल्कुल लास्ट टर्म पढ़ो, एंथुसियाज्म सून टर्न्ड इनटू हॉस्टिलिटी। अब देखो हमें नेपोलियनिक कोड का जब क्वेश्चन आएगा तो हमें ये 5 पॉइंट लिखने हैं, 1 2 3 4 5। बाकी ये अब क्या है, ये नेपोलियन कोड का डिसएडवांटेज आएगा कि नेपोलियनिक कोड में ऐसा डिसएडवांटेज क्या बना, मतलब क्या दिक्कत आई नेपोलियनिक कोड में। अब आगे चलते हैं। देखो भैया अब फिर वही वाली बात है, एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट डज नॉट गो हैंड इन हैंड विद द पॉलिटिकल फ्रीडम। कहानी क्या आई कि उसने जो आसपास की टेरिटरीज को उसने कॉन्कर करना शुरू किया ना, तो वहाँ उसने दिक्कतें बढ़ा दी। वहाँ उसने टैक्सेशन बढ़ाया, सेंसरशिप बढ़ाई कि उसके खिलाफ कोई नहीं बोलेगा, और फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मीज, और वहाँ के लोगों को ज़बरदस्ती उसने फ्रेंच की आर्मी में भर्ती किया। देखो अगर हम किसी भी कंट्री को कॉन्कर करना चाहते हैं या हमें किसी कंट्री पे अपना रूल करना है, तो हमारे पास 2 चीज़ें चाहिए, एक रिसोर्स और एक फोर्स। अगर ये 2 चीज़ें हैं हमारे पास तो हम किसी भी कंट्री पे आसानी से कॉन्कर कर सकते हैं। और इस रिसोर्स के लिए उसने क्या करा, टैक्सेस बढ़ा दिए। फोर्स के लिए उसने क्या करा, जितने भी आसपास की टेरिटरी के लोग थे उन्हें पकड़ लिया और भैया बोले चलो फ्रांस की आर्मी में भर्ती हो जाओ। अब लोग भी दुखी हो गए, बोले यार ये फिर तमाशा खड़ा हो गया। कोई बात नहीं, अब ये टॉपिक हमारे यहाँ ख़त्म होता है, दैट इज़ सिविल कोड ऑफ 1804। मैंने फिर रिपीट किया है कि हमें सिविल कोड में सिर्फ ये 5 पॉइंट लिखने हैं, हमें सिविल कोड में सिर्फ ये 5 पॉइंट लिखने हैं, इसको भूलना नहीं है। 1 2 3 4 5। अगर हमसे कोई पूछे कि डिसएडवांटेज क्या है नेपोलियनिक कोड का, तब हमें ये वाले पॉइंट्स बताने हैं, उसके बाद हमें ये वाले पॉइंट्स बताने हैं कि उसने आसपास की टेरिटरीज पे कॉन्कर करा, वहाँ के लोगों को ऐसा लगता नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, और वहाँ पे टैक्सेस बढ़ाए, लोगों को फ्रेंच की आर्मी में भर्ती कराया और बोला भैया मेरे खिलाफ कोई बोलना मत। सेंसरशिप लगा दी गई कि मेरे खिलाफ आप कुछ भी नहीं बोलोगे, अगर बोलते हुए पाए गए तो बस दिक्कत है। नेक्स्ट टॉपिक अपनी बुक में आता है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। फिर वही कहानी लौट के आ गई। अब क्या समस्या है, तो पहले क्या था ना, कोई भी मॉडर्न स्टेट नहीं था। जैसे आज के टाइम में हम देखते हैं जर्मनी है, इटली है, जापान है, कोरिया है, लेकिन पहले कोई मॉडर्न स्टेट नहीं था। पहले कहते हैं प्रशिया थे और आपका शेल्सविक थे, हॉलस्टीन थे, इस टाइप की जो टेरिटरीज थी वो थी जो हमने सुनी भी नहीं होती कभी। तो सबके ऊपर किंग का रूल था, कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी, सबके ऊपर राजा का रूल था, राजशाही थी सब तरफ। और था ऐसा भी, ऐसा नहीं कि ये सब ऐसे ही लिखा हुआ है, सब कुछ था, ठीक। अब देखो राजशाही का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हैब्सबर्ग अंपायर। राजशाही का हमारा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हैब्सबर्ग अंपायर, ठीक। अब इसमें क्या लिखा है आगे देखते हैं। दी हैब्सबर्ग अंपायर रूल ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी।
अब ऑस्ट्रिया हंगरी एक बहुत बड़ा अंपायर था। जो ऑस्ट्रिया हंगरी था वो हमारा बहुत बड़ा अंपायर था, ठीक। उसमें क्या था, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स आते थे, बहुत सारे डिफरेंट रीजन्स आते थे उसके अंदर, ठीक है। अब देखो, अब इसमें क्या था, कुछ रीजन था अल्पाइन रीजन, कुछ था बोहेमिया रीजन, कुछ था आपका अल्पाइन रीजन, कुछ था आपका बोहेमिया रीजन। जो क्या क्या बोलते थे, जर्मन बोलते थे। जो क्या बोलते थे, जर्मन बोलते थे, ठीक। अब आगे बढ़ रहे हैं। अब उसी में हमारा एक रीजन था इटालियन स्पीकिंग। आप ये देखोगे, दिख रहा हो तो कुछ रीजन था इटालियन स्पीकिंग, जो क्या बोलते थे, नहीं, लोम्बार्डी एंड वेनिस, जो क्या बोलते थे, इटली, इटालियन। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि अल्पाइन रीजन या बोहेमिया रीजन ये क्या बोलते हैं, जर्मन। लोम्बार्डी एंड वेनेशिया क्या बोलते हैं, इटालियन। तो हम ये देख रहे हैं कि इस जगह में, अब आगे अगर हम चलेंगे ना, आगे देखेंगे अगर हम, तो देखो ये फिर दिक्कत है। इन हंगरी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पीक मेगर वाइल द अदर हाफ स्पोक वेराइटी ऑफ लैंग्वेजेस। क्या है मतलब, एक अगर हम देखें कलेक्टिव आइडेंटिटी कैसे आएगी, है ही नहीं कलेक्टिव आइडेंटिटी। आप देखो, कोई मेगर भाषा बोल रहा है, कोई और भाषा बोल रहा है, कोई जर्मन बोल रहा है, कोई इटालियन बोल रहा है। लेकिन अब देखो गैलिशिया में ले लो, आधे लोग पॉलिश लैंग्वेज बोल रहे हैं, आधे लोग मेगर लैंग्वेज बोल रहे हैं। इसमें हम क्या, इसमें क्या चीज़ समझ में आ रही है, इसमें भैया एक ही चीज़ समझ में आ रही है कि इनके बीच में सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन है, वो है इनका राजा, दैट इज़ हैब्सबर्ग अंपायर। और कुछ भी मेन नहीं है या कुछ भी कॉमन नहीं है। इस चीज़ को हमें ख़त्म करना है। ये जो तरह की भाषाएं हैं ना, इसको ख़त्म करना है कैसे भी करके। ये गलत है। कैसे भी करके एक इंडिविजुअल स्टेट बनाया जाए एक लैंग्वेज का, जैसे जर्मन बना जर्मनी के लिए, इटली बना इटालियन के लिए, ये बहुत बाद में बने। ये हम बात कर रहे हैं लगभग 1500 के आसपास की, 1600 के आसपास की, और ये अभी हम 2000 में बैठे हैं, तो 400 साल 500 साल पुरानी बात हो रही है। अब भैया जब ये वाली बात आई ना, तो यहाँ एक कहानी और निकल के आई, वो थी आपकी एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। ये एरिस्टोक्रेसी न्यू मिडिल क्लास की यहाँ ये बात हो रही है कि इस समय एरिस्टोक्रेट्स जो थे ना हमारे यूरोप में, वो किस लेवल पे रहते थे, क्या उनकी कहानी थी यूरोप में, उनकी क्या यहाँ पे किस लेवल पे रहते थे, ये बात हो रही है। तो एरिस्टोक्रेसी हम सभी को पता है कि भैया एक डोमिनेंट क्लास है। अब देखो, चाहे एरिस्टोक्रेसी आपकी जापान की हो, चाहे जर्मनी की हो, चाहे इटली की हो, चाहे फ्रांस की हो, चाहे कहीं की भी हो, एरिस्टोक्रेट्स मतलब राजशाही लोग। राजशाही लोग कहीं के भी हों, क्या फ़र्क पड़ता है उससे। उन लोगों ने अपना एक ग्रुप बना रखा था, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं, एक अपना ग्रुप बना रखा था, और उसी हिसाब से वो जीते थे। चाहे कहीं के भी हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ्रांस का हो, चाहे बेल्जियम का हो, चाहे जर्मनी का हो। एरिस्टोक्रेसी मतलब सीधे राजशाही क्लास, ठीक है। राजा के रिश्तेदार हो गए, बड़े बड़े सामंत हो गए, मंत्री हो गए, वो सब एरिस्टोक्रेट्स थे। अब देखो, द मेंबर ऑफ दिस क्लास वर यूनाइटेड बाई ए कॉमन वे ऑफ लाइफ, ओन्ड एस्टेट्स, इनके अपने बड़े बड़े एस्टेट्स थे कंट्री साइड में, उनके बड़े बड़े टाउन हाउसेस थे, सिर्फ फ्रेंच बोलते थे, और इनकी फैमिलीज़ में, मतलब सेम फैमिली में क्या होती थी, इनकी शादी होती थी। देयर फैमिलीज़ वर कनेक्टेड बाई दी टाइज ऑफ मैरिजेस। मतलब क्या कि अब अगर एक एरिस्टोक्रेट है तो दूसरे एरिस्टोक्रेट, ये बताया जा रहा है कि इस समय यूरोप में एरिस्टोक्रेसी किस तरीके से रहती थी। इस समय यूरोप के अंदर एरिस्टोक्रेसी किस तरीके से रहती थी। तो दे ऑफन कनेक्टेड बाय दी टाइज ऑफ मैरिजेस, कि भैया आपस में शादी करते थे और एक साथ रहते थे। दे वर कनेक्टेड बाय दी टाइज ऑफ मैरिज, फ्रेंच बोलते थे, अपने टाउन हाउसेस थे, अपने एस्टेट्स थे, ठीक है। अब आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं। अब भैया ये भी आया, भैया इसके बाद वाला टॉपिक हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी ये डिस्कस करते हैं द न्यू मिडिल क्लास। नाम अजीब सा है, न्यू मिडिल क्लास, जैसे हम सब लोग मिडिल क्लास हैं, कुछ नहीं भी होंगे, मैं हूँ। तो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज। अब इस समय क्या था, इंडस्ट्रियलाइजेशन अपनी चरम सीमा पर था, इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रो कर रहा था, उनके साथ साथ कई कॉमर्शियल क्लासेस भी ग्रो कर रही थी, और यही कॉमर्शियल क्लास कहलाती हैं मिडिल क्लास, जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे। तो ये सब क्या थे, मिडिल क्लास थे। मिडिल क्लास बेसिकली क्या था, ये भी एरिस्टोक्रेसी को अपोज करती थी।
ये भी एरिस्टोक्रेसी को अपोज करती थी, इन्हें लगता था कि एरिस्टोक्रेसी नहीं होनी चाहिए। पर यहाँ एक बात ये आ रही है कि जब एरिस्टोक्रेट्स, मान लो जैसे किसी ने अपना सेटअप लगाया 1600-1700 के आसपास, धीरे धीरे उस समय चीज़ें ठीक थी, उन्होंने कहा चल रहा है। लेकिन जब एक समय ऐसा आया कि जब इन मिडिल क्लास वालों के बच्चे एजुकेटेड हुए, पढ़ने लिखने लगे, और वो जब आगे बढ़े, तो उन्होंने बोला कि लिबरल मिडिल क्लास डिमांडेड दैट नेशनल यूनिटी होनी चाहिए, और भैया ये एरिस्टोक्रेसी नाम की कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये एरिस्टोक्रेसी को ख़त्म ही कर दो पूरी तरीके से। ठीक, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक आया है अगर, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। और देखो, अगला पार्ट हम वीडियो का नेक्स्ट वीडियो में ही डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आएगा इसका अगला पार्ट। तब तक के लिए ओके।